आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुर्दा प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांटेशन से क्या समझते हैं। इसके लिए कब जो है निर्देश होता है कि हमें गुर्दा लगाना चाहिए, कब निर्देश नहीं होता है कि इसको नहीं लगाना चाहिए, और जटिलता लगाने के बाद क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे किडनी को लगाते हैं और इसके लगाने के बाद क्या देखभाल करेंगे, सारा चीज़ एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग यह 32वां नंबर के वीडियो को शुरू करते हैं जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। आपके सामने देख लीजिए, कहता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कहता है गुर्दा प्रत्यारोपण। ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है कि प्रत्यारोपित करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह लगा देना, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति जिसका किडनी खराब हो चुका है, समझ गए, काम करना बंद कर चुका है, तो वैसे में जो है क्या करता है, एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति वह अपना किडनी डोनेट कर देता है, तो एक जो है बीमार व्यक्ति जिसको किडनी खराब है उसमें लग जाता है। हाल ही में सुने भी होंगे, बिहार में अच्छे खासे एक नेता है, समझ गए, उनका आप लोग नाम सुने होंगे कि उनका किडनी जो है, उनका खुद का जो है बेटी जो है उनको किडनी दी है। तो क्योंकि व्यक्ति एक किडनी पर भी जिंदा रहता है, समझ गए, तो इनडायरेक्टली सीधा नाम भी ले लिया जाए, आप लोग लालू का नाम सुने होंगे। ये अभी किडनी डोनेट करने के बाद जो है ये अभी चल रहे हैं, समझ गए, इनको किडनी दिया गया है इनके बेटी के द्वारा। तो ये किडनी ये यहाँ नहीं करवाए, चूँकि पैसे वाला आदमी है तो अपना बाहर में जाके करवाए हैं, गरीब आदमी तो मर जाता है इसे ही, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन को, गुर्दा प्रत्यारोपण को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, गुर्दा प्रत्यारोपण एक प्रकार की सेल क्रिया होती है। अब किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो यह एक सर्जिकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हाँ किडनी लाइए और लगा दीजिए, बिना सर्जरी के कहाँ किडनी कैसे लगाइएगा। तो यह एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। जब किसी रोगी, कोई ऐसे रोगी है जिसका किडनी हमेशा के लिए परमानेंट जो है समान रूप से कार्य करना बंद कर देता है, मतलब अस्थायी रूप से किसी का दोनों किडनी अगर खराब हो जाए, बंद कर दे, चूँकि अगर एक किडनी भी अगर सही रहेगा तो व्यक्ति चल सकता है, जिंदा रहेगा, लेकिन दोनों किडनी अगर खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है, समझ गए ना। तो जब कोई रोगी का किडनी हमेशा के लिए समान रूप से काम करना बंद कर देती है, तो ऐसे रोगी में स्वस्थ किडनी किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर जो है लगा दिया जाता है, इन जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, समझ गए। स्वस्थ किडनी जीवित या मृत दाता से प्राप्त किया जाता है। अब स्वस्थ किडनी हो सकता है एक जीवित व्यक्ति भी दे सकता है, या फिर एक जो मृत्यु होने लगे किसी पेशेंट को और उसका किडनी बिल्कुल सही है, तो मृत्यु हो रहे मरीज से किडनी निकाल के, नहीं सुनते हैं कि किडनी निकाल लिया है, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया है, तो ये किडनी जो है व्यक्ति के शरीर से निकाल कर जो है इसी सब चीज़ों के लिए जो है व्यक्ति आजकल बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड होता है, समझ गए ना। ये चीज़ समझ रहे हैं। यह जीवित और मृत्यु किसी से भी प्राप्त किया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि किडनी स्वस्थ हो, समझ गए। तो यही जो है आपका किडनी ट्रांसप्लांट होता है। और किडनी तभी ट्रांसप्लांट किया जाता है जब किसी का दोनों किडनी अस्थायी रूप से काम करना बंद कर दे, समझ गए ना, मतलब वह व्यक्ति का किडनी, दोनों किडनी गुर्दा खराब हो चुका हो, तब जाके यह जो है एक स्वस्थ व्यक्ति से या मृत व्यक्ति जो मरने वाला हो वह जो है अपना किडनी देता है, डोनेट कर देता है, और वह जो है उस व्यक्ति में लग जाता है जिसका किडनी खराब हो चुका है, समझ गए। या फिर किसी के घर में अपना परिवार है तो 2 किडनी सब में रहता है, तो ये किडनी देकर अपने को जिंदा कर लेता है, समझ गए। अब इंडेक्शन की बात है, मतलब यह इंडेक्शन मतलब संकेत कब करता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, समझ गए। संकेत इंडेक्शन कब इंडेक्ट करेगा कि जो है अब किडनी लगाना चाहिए किसी से, समझ गए, लेकर। तो जब आपका रीनल फेलुअर लंबे समय के लिए किडनी फेल कर जाए बहुत दिनों तक, तो जो है आप बार बार जो है बहुत सारे चीज़ें से छुटकारा लेने के लिए आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट जो है होता है। तो क्रोनिक रीनल फेलुअर में क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से किडनी का ही रोग है, नेफ्रॉन का ही रोग है, समझ गए, जिसमें छन्नी जो है किडनी का खराब हो जाता है, और यह अगर क्रोनिक है तो जाके इसमें जो है आपका यह हो सकता है किडनी ट्रांसप्लांट, ओके। किडनी में कैंसर हो गया हो, समझ गए, क्योंकि कैंसर भी एक क्रोनिक डिजीज होता है, तो अगर नहीं ट्रांसप्लांट करवाइएगा तो धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है कैंसर। किडनी में गांठ होना, किडनी में अगर ट्यूमर हो जाएगा जिसको हम लोग विल्सन रोग कहते हैं, तो किडनी में गांठ होना भी जो है आपका ट्रांसप्लांट के लिए इंडेक्शन करता है। स्वप्रतिरक्षी गुर्दा रोग, ऑटो इम्यून किडनी डिजीज, मतलब ऐसा रोग जो आपके प्रतिरक्षा को नुकसान पहुंचाता हो और वह किडनी को भी नुकसान पहुंचाता हो, तो ऑटो इम्यून किडनी डिजीज हो तो उसमें भी जो है ये चीज़ें किया जाता है ट्रांसप्लांट। कॉन्जेंटल रीनल ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, जन्मजात गुर्दा अवरोधी विकार, अब ऐसा रोग है जो जन्म से ही है, गुर्दा में ऑब्स्ट्रक्ट है, गुर्दा में अवरोध है, रुकावट है किडनी में, तो इसमें भी जो है इंडेक्ट करता है कि भाई किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। गुर्दा रोग के अंतिम अवस्था, अब किडनी के कोई भी डिजीज है वह अपने
आखिरी अवस्था में है, आखिरी अवस्था में जा पहुंचा है वह किडनी का रोग, तो यहाँ पे भी जो है किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए, ये सूचित करता है। समझ गए। गुड पास्चर सिंड्रोम, गुड पास्चर सिंड्रोम में भी जो है आपके किडनी ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, इंडेक्शन देता है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, अब हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी भी एक किडनी का ही डिजीज है जिसमें आपके किडनी को इंडेक्शन देता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होनी चाहिए। तो देख लीजिए कौन कौन से अवस्था है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का इंडेक्शन देता है। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर, क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी कैंसर, किडनी ट्यूमर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, किडनी का जन्मजात गुर्दारोग विकार होगा कोई, समझ गए, गुर्दारोग का कोई अंतिम स्टेज होगा, गुड पास्चर सिंड्रोम होता है, हाइपरटेंसिव जो है नेफ्रोपैथी। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में करके रखना है। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया निर्देश कि किन किन बीमारियों में जो है हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, संकेत, समझ गए। अब आता है यहाँ पे कंट्रा इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि अनिर्देश, मतलब किस स्थिति में किसी को जो है किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, कौन कौन सी स्थिति में, वही अनिर्देश होता है। तो भयंकर अगर किसी को संक्रमण है उस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा, मतलब कि वो कोई संक्रमण वाला व्यक्ति है तो उससे किडनी जो है नहीं लिया जाएगा, समझ गए। एक्टिव मैलिग्नेंसी, एक्टिव मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कि आपके जो कैंसर है किडनी का, वह अभी उसका कोई जो है अवस्था एकदम एक्टिव में है, तो इस दौरान जो है एक्टिव मैलिग्नेंसी में जो है आप नहीं कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। पल्मोनरी इनसिफिशियंस, आपका फेफड़ा अगर जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा का अगर कार्य करने की क्षमता अगर गड़बड़ी है, इनसुफिशियंस है, तो इस कंडीशन में भी जो है आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं। कार्डियक इनसफिशियंस, यानी आपका हार्ट भी जो है पूर्ण तरीका से जो है क्षमता में नहीं है, काम ये भी सही से नहीं कर रहा है, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाएंगे। हिपेटिक रोग, कोई आपके लीवर से संबंधित रोग है तो उसमें भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा, समझ गए। तो इन सब चीज़ों में कंट्रा इंडेक्शन है, समझ गए। कार्डियक इनसफिशियंस, पल्मोनरी इनसफिशियंस, समझ गए, एक्टिव मैलिग्नेंसी, संक्रमण, हिपेटिक डिजीज, इन सब में जो है आपके कंट्रा इंडिकेशन बनता है जहाँ पे हम ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं, समझ गए। अब करवाने के लिए तो करवा ही सकते हैं, ज़बरदस्ती का कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। जटिलता की बात किया जाए यहाँ पे, तो जटिलता क्या होगा, इसके ट्रांसप्लांट करने से क्या जटिलता होता है, चलिए बताते हैं। माय डियर, अगर कोई जो है किडनी ट्रांसप्लांट करवाता है तो उसमें जटिलता ये हो सकता है कि किडनी जिसका ट्रांसप्लांट होता है उसको देखते होइएगा कि उसको कहा जाता है कि आप अन्य रोगियों से अलग रहेंगे, भीड़ भाड़ वाले जगत से दूर रहेंगे, खान पान पर बिल्कुल कंट्रोल रखेंगे, समझ गए, नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल जो है ऐसे जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा जो है बच के रहना पड़ता है सभी चीज़ों से, समझ गए, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट वाले को झट से संक्रमण हो जाता है, समझ गए, मतलब कोई भी बीमारी तुरंत अटैक कर सकता है, समझ गए ना। संक्रमण तथा सेप्सिस होने का बहुत खतरा रहता है, तो पहला जटिलता। हाई ब्लड प्रेशर होने का भी खतरा रहता है, तो इसके लिए भी जो ध्यान रखा जाता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है, इसका भी ध्यान जटिलता में आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का जो है इम्बैलेंस हो सकता है, असंतुलन हो सकता है। कार्डियक डिसअर्थेमिया हो सकता है। हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, मतलब बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रोल जो है बॉडी में बढ़ सकता है, समझ गए। हृदय में डिस्थर्मिया हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का जो है असंतुलन हो सकता है। लीवर सिरोसिस हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। इन्फेक्शन और सेप्सिस हो सकता है। तो ये सब जटिलता होता है एक ट्रांसप्लांट होने की बात, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, प्रक्रिया की बात किया जाए, अब आपको समझने वाला चीज़ है कि कैसे जो है इसका प्रक्रिया जो है आगे की तरफ चलता है। तो प्रक्रिया को आप लोग अच्छे से समझिए। इसी प्रक्रिया के जरिए, इसी जो है प्रोसेस के जरिए किडनी को लगाया जाता है, समझ गए। प्रोसीजर आपके सामने में है। कहता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्जन दल द्वारा किया जाता है। माय डियर, जो आपके यूरोलॉजिस्ट होते हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ, समझ गए, या उत्सर्जन रोग संबंधी कोई रोगी डॉक्टर होते हैं, वह स्पेशलाइज होते हैं सर्जरी में, उनके द्वारा ही ये चीज़ें करवानी चाहिए। ओके, नॉर्मल सर्जन, जनरल सर्जन इस चीज़ को नहीं करता है। रोगी को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। अब चूंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है तो एनेस्थेसिया तो देना ही देना है, तो जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। चीरा लगाकर, मीन्स इंसिजन लगाकर लक्षित स्थान पर, मतलब जो साइट है वहाँ पे चीरा लगाया जाता है और उस जगह तक पहुँचा जाता है जहाँ पे ट्रांसप्लेट करना है, समझ गए।
रोगी में स्वस्थ गुर्दा किडनी प्रत्यारोपित किया जाता है। अब चीरा लगाया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ये सर्जरी दल जो एकदम मतलब ट्रेनेड होते हैं उनके द्वारा ये करवाना चाहिए, समझ गए। जनरल एनेस्थेसिया लगाते हैं, समझ गए। एनेस्थेसिया का अप्लाई करते हैं जहाँ पे चीरा लगाना है। अब उस जगह पर चीरा लगाते हैं जहाँ पे जो है हमें ट्रांसप्लेट करना है, मतलब लक्षित साइट पे, समझ गए, टारगेट साइट पे। रोगी में स्वस्थ गुर्दा को लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है जब चीरा लग जाता है तो। इसे पेरिटोनियम से बाहर इलियाइक फोसा में ट्रांसप्लेट किया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है किडनी को ट्रांसप्लेट करके कहाँ पे लगाया जाता है। तो किडनी को पेरिटोनियम से बाहर इलियाइक फोसा में जो है ट्रांसप्लेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलियाइक फोसा में, समझ गए ना। स्वस्थ किडनी का प्रत्यारोपण आगे की तरफ किया जाता है। स्वस्थ किडनी का जो प्रत्यारोपण होता है वह आगे की तरफ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा दोनों किडनी जो नॉर्मल होता है वह दोनों साइड में होता है, लेकिन जब ट्रांसप्लेट वाला किडनी होता है उसको आगे की तरफ लगाया जाता है, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, प्रत्यारोपण के ट्रांसप्लेंट के दौरान डोनेट किडनी की रीनल आर्टरी को इंटरनल इलियाइक आर्टरी से तथा रीनल वेन को इलियाइक वेन से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे एक मान गए आप लोग को मैं बता दूं, चूंकि इसे इलियाइक फोसा में जो है ट्रांसप्लेट किया जाता है, समझ गए ना। तो इलियाइक फोसा में ट्रांसप्लेट होता है इस कारण से, जो आप चूंकि मतलब हृदय क्या बोलते हैं गुर्दा किडनी है, तो उसमें एक ब्लड जाएगा और एक ब्लड आएगा, समझ गए ना। तो ब्लड जाने वाला और आने वाला दोनों को जो है हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी ना ब्लड को जो है लेगा और ब्लड को छान कर बाहर करेगा। तो उसके लिए डोनेट जो किडनी होता है, उस डोनेट किडनी के जो रीनल आर्टरी होती है, मतलब जो किडनी की आर्टरी है, उसको जो है आंतरिक जो इलियाइक आर्टरी है उससे जोड़ देते हैं। मतलब जो लगाते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं ना, किडनी के जो प्रत्यारोपित करते हैं उसका जो आर्टरी होता है वह इलियाइक फोसा वाला आर्टरी से जोड़ देते हैं। फिर जो किडनी यानी रीनल, जिसको किडनी हम लोग बोलते हैं, उसका वेन को हम लोग इलियाइक फोसा वाले वेन से जोड़ देते हैं, समझ गए। यानी सीधी सी बात कहा जाए कि आर्टरी वाले को आर्टरी से जोड़ देते हैं, वेन वाले को वेन से जोड़ देते हैं। अब ये इलियाइक इसलिए है क्योंकि किडनी को इलियाइक फोसा में ही जो है ट्रांसप्लेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे इलियाइक वेन और इलियाइक आर्टरी है, समझ गए। यही चीज़ें हैं। प्रक्रिया के दौरान सख्त विष संक्रमित तकनीक का प्रयोग किया। अब जो ट्रांसप्लेट किया जाता है इसमें बिल्कुल संक्रमण मुक्त तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके सामने फिगर है, देख लीजिए। फिगर क्या है, जैसे आपको पता है कि दो किडनी यहाँ पे दोनों साइड में होता है, नॉर्मल है, ठीक है ना, ये तो नॉर्मल है, ओके। जिसमें रोग हो गया है तो इसको जो है इसके जगह पर एक किडनी लगाया जाता है। अब देखिए, एक किडनी इलियाइक फोसा से बाहर इस साइड भी लग सकता है या इस साइड भी लग सकता है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि इसी साइड लग सकता है, इधर भी लग सकता है, जिधर भी लगाना है लग जाता है, लेकिन लगने वाला जो जगह होता है इलियाइक फोसा होता है, समझ गए। अब आप लोग को बता दें, एक आपका जो है ये ब्लू वाला देख रहे हैं, समझ गए ना। ए जो है आपका क्या है, ए एक ब्लू वाला है, समझ गए। ए एक ब्लू वाला है, एक लाल वाला है, ब्लड का नली। जबकि ब्लू वाला क्या होता है, वह जो है वेन होता है, लाल वाला आर्टरी वाला है, समझ गए। तो वही जो है देख लीजिए, यहाँ पे इलियाइक आर्टरी है ना, तो लाल वाला इलियाइक आर्टरी है, समझ गए। और ये ब्लू वाला क्या है, इलियाइक वेन है। अब किडनी में भी जो आर्टरी है उसको इलियाइक आर्टरी से जोड़ देंगे, और जो किडनी का वेन है, रीनल वेन है, उसको हम लोग इलियाइक वेन से जोड़ देंगे। क्योंकि इस एरिया में जो वेन है उसे इलियाइक के नाम से जानेंगे, तो इसीलिए इलियाइक आर्टरी और इलियाइक वेन कहते हैं, समझ गए ना। और इसी जगह पर चीरा लगा के यहाँ पे जो है आपको किडनी को शिफ्ट किया जाता है, या फिर इस जगह इधर लगाना हो तो यहाँ पे चीरा लगा के शिफ्ट करते हैं, समझ गए ना। तो यही होता है, समझ गए। चलिए, अब देखभाल, रही बात देखभाल करना, तो किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीज का कैसे आप देखभाल करेंगे, चलिए हम बताते हैं। देखभाल किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान, अब देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, जिस प्रकार से सर्जरी का हम लोग देखभाल करते हैं ना, उसी प्रकार से इसका भी देखभाल करते हैं, समझ गए। चलिए, सेम चीज़ें हैं। किडनी ट्रांसप्लांट होगा उस दौरान क्या हम देखभाल करेंगे। सर्वप्रथम रोगी को पेट केवल अवस्था में प्रोन पोजीशन लिटाया जाता है। रोगी को आवश्यक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किए जाते हैं, समझ गए, मतलब तरल पदार्थ देते रहते हैं। रोगी को वाइटल साइन मॉनिटर किया जाता है सर्जरी के दौरान, समझ गए। रोगी के वाइटल चिन्हों को जो है किसी भी प्रकार के चेंजेज हो तो तुरंत डॉक्टर को कहें कि फलाना चीज़ चेंज हो रहा है, समझ गए। आगे है, सर्जरी के दौरान एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखा जाता है। रोगी के पास सभी आपातकालीन दवाइयाँ होती है। सर्जन को आवश्यक उपकरण समय समय पर प्रदान की जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद सभी रिकॉर्ड सहित मरीज को आईसीयू या पोस्ट ऑपरेटिव रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो अभी आप कुछ देखें, कुछ जो है ज़्यादा इसमें चीज़ था, और यहीं से पहले अगर हम ट्रांसप्लांट से पहले अगर देखभाल लिखते, तो जैसे सर्जरी से पहले देखभाल लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी देखभाल लिख देते। तो 3 तरीका से यहाँ भी देखभाल कर सकते हैं। अब किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है तो उसके बाद देखभाल क्या होगा, तो पोस्ट ऑपरेटिव वाला जो भी दवाइयाँ होती है सर्जरी के बाद सब देंगे, समझ गए।
अब जो पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट कराया रहता है, रोगी को सभी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं प्रदान की जाती है। जो पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ रहता है उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ लेना पड़ता है, समझ गए। रोगी को थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन देते प्रदान करते हैं। रोगी को आवश्यकता अनुसार रक्त, प्लाज्मा, प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। चूँकि किडनी लगा है तो अचानक से तो काम करने नहीं लगेगा, धीरे धीरे काम करेगा, तब तक उसको चढ़ाना पड़ेगा। रोगी की स्थिति समान होने तक निर्देशानुसार वाइटल साइन की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। रोगी की स्थिति समान होने तक जो है IV फ्लूइड देते रहते हैं और सभी नर्सिंग प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड अवश्य रखते हैं। तो ये तो मैंने 2 प्रकार से सर्जरी जो है ट्रांसप्लांट के दौरान, ट्रांसप्लांट के बाद देखभाल बताए हैं। आप देखिए, मैं एक बार बता चुका हूँ, सर्जिकल प्रोसेस किसी भी बीमारी में हो उसका देखभाल बीमारी के आधार पर सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद हम कितना बार बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आपको बीमारी ध्यान में रखना है और उसी के तरीके से जो है आपको देखभाल लिखते जाना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट है किडनी का, तो उसमें जो है आप कैसे कैसे किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आप खुद से समझिए, बाकी यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ पे टोटली इंग्लिश दिया गया है, जो भी इंग्लिश वाले डियर है अपना आराम से जो है इंग्लिश में इसको जो है यहाँ पे समझ सकते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश पर दे रखा है। ओके, अब यहाँ पे इंग्लिश में आप लोग पढ़ चुके हैं, अब जो इंग्लिश वाले होंगे इंग्लिश में पढ़िएगा। मैं यहाँ पे अब आपको बता रहा हूँ। सेकंड प्रश्न है आज का, वह है मेरा डायलिसिस। माय डियर, डायलिसिस क्या होता है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या प्रोसीजर है डायलिसिस के बारे में। चूँकि हम लोग को पता है किसी का किडनी खराब होगा तो उसमें डायलिसिस अहम भूमिका निभाता है। अगर कंप्लीट खराब हो जाएगा तो फिर उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ट्रांसप्लांट तो पढ़ा दिए, अब हम लोग डायलिसिस पढ़ेंगे। थोड़ा मोड़ा खराब रहता है, समझ गए, तो व्यक्ति जो है क्या करता है, डायलिसिस करवा के अपना ज़िंदगी चलाता रहता है, समझ गए। या फिर कोई गरीब है तो अपना डायलिसिस पर ही ज़िंदगी चलाते रहता है, समझ गए ना। डायलिसिस यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों, वेस्ट प्रोडक्ट को दाब एवं विसरण द्वारा बाहर निकाला जाता है। डायलिसिस 2 प्रकार के होता है माय डियर। डायलिसिस एक प्रोसेस है, समझ गए, जिसमें वैसे व्यक्ति को जिसका किडनी जो है ख़राब हो गया हो या काम करना बंद कर दिया हो या कम काम कर रहा हो, तो उस स्थिति में जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ता है पेशेंट को, समझ गए। डायलिसिस में होता यह है कि जिस प्रकार से किडनी आपके बॉडी में ब्लड को प्यूरीफायर करता है, वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, मूत्र के जरिए बाहर निकाल देता है और शुद्ध ब्लड को जो है आपके बॉडी में भेज देता है, उसी प्रकार से डायलिसिस में भी जो है आपके बॉडी में ब्लड को प्यूरीफायर जो है कृत्रिम रूप से किया जाता है, आर्टिफिशियल रूप से, समझ गए, जिसमें मशीन के द्वारा जो है ये प्रोसेस होता है, समझ गए ना। तो इसमें जो है वेस्ट पदार्थ को ब्लड से अलग किया जाता है और शुद्ध ब्लड को पुनः बॉडी में भेज दिया जाता है और वेस्ट पदार्थ जो मशीन अलग किया है उसको जो है बॉडी से बाहर जो है वह एक्स्ट्रा हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, समझ गए। तो यही डायलिसिस होता है। डायलिसिस 2 प्रकार के मुख्यतः होता है, एक आपका होता है पेरिटोनियल डायलिसिस और एक होता है आपका हेमोडायलिसिस। तो चलिए पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में देख लीजिए। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है, पेरिटोनियल कैविटी में एक कैथेटर यानी एक नली डालकर इसका जो है इरिगेशन करके जो है ब्लड को प्यूरीफायर किया जाता है। अब एक कैथेटर डालने के लिए बोल रहा है, तो चलिए पेरिटोनियल कैविटी को अच्छे से देख लीजिए। डायलिसिस की वह प्रक्रिया, मतलब यह भी एक डायलिसिस के प्रकार है तो प्रक्रिया में ही आएगा, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट जो है पेट के निचले हिस्से में यानी पेरिटोनियम जहाँ है, पेरिटोनियम कैविटी के आसपास एक सर्जरी किया जाता है और सर्जरी के माध्यम से एक कैथेटर, एक नली डाला जाता है पेरिटोनियम कैविटी में, समझ गए, जिसमें नली डालकर बेकार पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। पेरिटोनियम कैविटी में सर्जरी किया जाता है, पेरिटोनियम कैविटी के पास, समझ गए, पेट के निचले हिस्से में, और वहाँ पे एक कैथेटर नली डाला जाता है और वह नली जो है इरिगेशन करके वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, समझ गए। इस प्रक्रिया के दौरान एक तरह का खास तरल पदार्थ जिसे डायलिसेट कहते हैं, वह उसे कैथेटर के माध्यम से पेट में डालकर कुछ घंटों तक पेट में ही रखा जाता है। पेरिटोनियम में होता है, पेरिटोनियम डायलिसिस में कि सर्जरी करके एक जो है कैथेटर, एक नली डाल दिया जाता है, समझ गए, पेट में। अब उस नली के जरिए क्या किया जाता है कि एक पदार्थ होता है तरल के रूप में जिसे डायलिसेट कहते हैं, ये जो है नली के कैथेटर के माध्यम से पेट में डाला जाता है और कुछ घंटों तक यह पेट में ही रहता है, समझ गए। अब ये जो डायलिसेट जो होता है यह बेकार पदार्थों को पेट में सोख लेता है, पेट से अपने अंदर सोख लेता है और उसके बाद डायलिसेट को पेट से बाहर निकाल लिया जाता है, समझ गए। तो यही आपका पेरिटोनियम कैविटी होता है कि सर्जरी करके पेरिटोनियम कैविटी में एक ट्यूब डाल दिया जाता है, नली, कैथेटर, और यही कैथेटर के माध्यम से एक डायलिसेट तरल डाला जाता है, जो तरल क्या करता है कि इरिगेट करके कुछ घंटों में जो है वेस्ट पदार्थ को अपने अंदर सोख लेता है और जब वह सोख लेता है तो यह डायलिसेट को जो है फिर से बाहर निकाल कर एक दूसरे बैग में जो है ड्रेनेज में रख देता है, जो वेस्ट पदार्थ के रूप में रहता है, समझ गए।
यही हमारा पेरिटोनियल का जो है डायलिसिस होता है। दूसरा है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस माय डियर पिक्चर दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। हेमोडायलिसिस यह अत्यधिक प्रभावी तकनीक और सबसे ज़्यादा प्रचलित तकनीक है। इसमें रक्त से हानिकारक पदार्थ को हटाकर शुद्ध रक्त पुनः रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। हेमोडायलिसिस बहुत प्रचलित है, बहुत प्रभावी है, इफेक्टिव है। यह रक्त से वेस्ट पदार्थ को हटाकर शुद्ध रक्त को पुनः रोगी के शरीर में वापस भेज देता है, समझ गए। उपरोक्त दोनों ही प्रक्रिया रेनल फेलुअर के बाद की जाती है। उपरोक्त दोनों तरीका, चाहे वो आपके पेरिटोनियल का डायलिसिस हो या हेमोडायलिसिस, दोनों जो है रेनल फेलुअर होने के बाद ही किया जाता है, जब आपका किडनी काम करना बंद कर देता है, तो समझ गए। हेमोडायलिसिस जो होता है, शुरू करने से पहले आपको रक्त प्रवाह तक पहुंच आसान बनाने के लिए एक छोटी सी सर्जरी से गुजरना होगा, समझ गए। अब होता यह है कि देखते होइएगा कि जिसका डायलिसिस चलता है तो उसको जो है डॉक्टर क्या करते हैं कि एक फिस्टूला का बनाते हैं, फिस्टूला बनाते हैं, जैसे ये आपका हाथ है, समझ गए। तो एक इधर से भी देखिएगा जो है फिस्टूला निकालते हैं, समझ गए, और एक इधर से भी नली निकालते हैं, समझ गए, दोनों में जोड़कर। चूँकि ब्लड एक साइड से क्या होता है, भेजना भी होता है, एक साइड से निकलना भी होता है। तो दाब और विसरण के जरिए एक साइड से निकलता है ब्लड, वह मशीन में जाता है, प्यूरिफाइड होता है, और वह मशीन एक साइड से ब्लड को बॉडी में भेजते भी रहता है एक साइड से, समझ गए। तो इसीलिए फिस्टूला का निर्माण जो है आपके बॉडी में किया जाता है। अब उसके लिए जो है सर्जरी करे या डॉक्टर अपने दिमाग से जो भी करे, वह एक जो है शल्य क्रिया से गुजरना पड़ता है या फिर नॉर्मल एक फिस्टूला तैयार करना पड़ता है, समझ गए। अब ये होता है आर्टरियोवेनस फिस्टूला, एवी फिस्टूला। एक सर्जन आपकी बाह में एक धमनी और नर्स को जोड़ता है, समझ गए, एक धमनी और एक नर्स को जो है बाह में आपको जोड़ता है। एक होता है एवी फिस्टूला, जिसमें सर्जन आपकी बाह में एक जो है आपके क्या करता है, आर्टरी और वेनस यानी आर्टरी और वेन दोनों को जोड़ता है, धमनी और सिरा को आपस में जोड़ता है, और वही फिस्टूला होता है, समझ गए। एक होता है एवी ग्राफ्ट, मतलब धमनी और सिरा को ग्राफ्ट किया जाता है। यदि धमनी और सिरा जुड़ने के लिए बहुत छोटी है तो आपका सर्जन धमनी और सिरा को जोड़ने के लिए एक ग्राफ्ट यानी मुलायम और खोखले ट्यूब का उपयोग करते हैं। अब आप लोग देखते होइएगा डायलिसिस जहाँ पे होता है तो वहाँ पे जो डायलिसिस करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, देखते होइएगा कि पहले एक फिस्टूला बनाता है, समझ गए। अगर सर्जन को लगे कि आपके बाह में एक धमनी और नर्स को आपस में जोड़ना है तो वह जोड़ देगा, लेकिन अगर आपका धमनी और सिरा नहीं जुड़ता है तो वही देखते होइएगा कि जो है आपके एक जो है नली के इस्तेमाल करके आपके दोनों साइड से बाह के निकाला जाता है, एक नली सा दोनों साइड से, एक जो है जिस प्रकार से कैनुला लगाते हैं ना, उसी प्रकार से यह फिस्टूला जो है कैनुला के रूप में लगाया जाता है और एक नली के रूप में जो है आपको दोनों साइड से निकलता है, समझ गए। और यह जो है आपके ब्लड को तेज गति से प्रवाहित होने के लिए जरूरी होता है फिस्टूला करना, समझ गए। अब आपके सामने में है, देख लीजिए, फिगर को अच्छे से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है पेरिटोनियल डायलिसिस, यहाँ पे एक कैथेटर लगाया गया है, समझ गए, देख लीजिए। ये होता है जो आप सोल्यूशन वहाँ पे डायलिसेट देखे है ना, यही सोल्यूशन भेजा जाता है और यही पेरिटोनियम कैविटी में इरीगेट होता है, इरीगेशन करता है, सोखता है वेस्ट पदार्थ को, और सोखने के बाद फिर जो है यह कैथेटर के माध्यम से एक यहाँ पे जो है ड्रेन लगा होता है, बैग लगा होता है, जिसमें वेस्ट मटेरियल आकर जमा हो जाता है, समझ गए, और आपके बॉडी में शुद्ध ब्लड बच जाता है। तो ये तो हो गया पेरिटोनियम जो है डायलिसिस। हेमोडायलिसिस यहाँ पे है, देख लीजिए। हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि जैसे ये हाथ है, समझ गए। अब एक होता है कि एक जो है इस साइड फिस्टूला लगेगा और एक इस साइड फिस्टूला लगता है और दो नली कनेक्शन होता है, और यही नली, एक नली से ब्लड जो है आपका निकलता है शुद्ध करने के लिए, और एक नली वाला जो होता है वह मशीन से कनेक्ट रहता है, जो आपके बॉडी में जो ब्लड जा रहा है शुद्ध होने के लिए, वह शुद्ध होकर इसी नली के द्वारा आपके बॉडी में भी जाता रहता है, समझ गए। तो इसीलिए इसे जो है आपके क्या कहा जाता है, आर्टरी वेन फिस्टूला कहा जाता है, क्योंकि आर्टरी और वेन को जो है निकाला जाता है फिस्टूला के रूप में, क्योंकि एक से ब्लड आएगा तो दूसरे से ब्लड छोड़ा भी जाता है, समझ गए ना। अगर अचानक से सिर्फ ब्लड निकाले और शुद्ध करने के लिए ब्लड को इकट्ठा करे मशीन में और शुद्ध कर ले, फिर जो है बॉडी में छोड़े, तब तक तो बॉडी व्यक्ति का डेथ ही हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड निकलता भी रहता है, शुद्ध होता भी रहता है, और एक रास्ते से ब्लड बॉडी में जाता भी रहता है, ताकि जो नियंत्रण है वह बॉडी में बना रहे, समझ गए। और जो वेस्ट पदार्थ होता है एक साइड से वह इधर निकल जाता है, समझ गए, और इधर से एक डायलिसिस फ्लूइड भी जो है बॉडी में भेजा जाता है, समझ गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो दो गैलन होता है जिसमें एक वेस्ट मटेरियल होता है और एक साइड से आपके फ्लूइड को भेजा जाता है, और यही डायलीजर मशीन होता है, जिसे डायलीजर मशीन कहते हैं, जो छन्ने का काम करता है, समझ गए। और ये आपका जो है यहाँ पे एक क्लिप सा लगा होता है, पंप सा, जो ब्लड को क्या करता है, पहुँचाता है, और इधर से जो है क्लीन ब्लड बॉडी में भी जाते रहता है। तो कुछ इसी प्रकार से आपका डायलिसिस होता है।
इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य यही होता है कि बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना है, शरीर से अत्यधिक तरल उसको हटाना है और वाटर रिटेंशन को दूर करना है, समझ गए? और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को समान बनाए रखना है, प्रोटीन को अंतिम पदार्थों को बाहर निकालना है, रक्त का पीएच मान नॉर्मल रखना है, अन्य जटिलताओं की रोकथाम करना है। तो इन सब के लिए ही ये जो है आपका डायलिसिस किया जाता है। किस लिए किया जाता है? उत्सर्जी पदार्थ को हटाना, तरल पदार्थ और वाटर रिटेंशन को दूर करना, इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखना, समझ गए? रक्त से प्रोटीन को जो है प्रोटीन के अंतिम पदार्थ है उसको बाहर निकालना और रक्त का पीएच मान नॉर्मल रखना, अन्य जटिलताओं की रोकथाम करना, इन सब के लिए ज़रूरी है डायलिसिस करना। इंडिकेशन कब इंडिकेट करता है कि अब डायलिसिस होनी चाहिए या डायलिसिस की ज़रूरी है? एक्यूट रीनल फेलुअर है, मतलब आपका किडनी अचानक से बंद कर दे काम करना, ठीक है? एक्यूट रीनल फेलुअर, क्रॉनिक रीनल फेलुअर, दोनों कंडीशन में जो है डायलिसिस होता है। रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाए तो हम समझते हैं कि रीनल फेलुअर हो रहा है, तो यूरिया की मात्रा अधिक होने पर भी ये होता है। ब्रिक रोगों के कारण मस्तिष्क में विकार, अगर किडनी में रोग के कारण आपके ब्रेन में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये डायलिसिस किया जाता है। गंभीर सूजन होने पर भी जो है डायलिसिस किया जाता है। बॉडी में ज़्यादा सूजन कब होता है? जब तरल पदार्थ बढ़ने लगता है, समझ गए? तो जाके तरल निकालने के लिए अगर किसी को दवाई वगैरह से सूजन नहीं जाता है तो उसको ये जो है डायलिसिस करके अत्यधिक एक्स्ट्रा जो तरल है उसको निकाला जाता है। उपापचय अम्लता होने पर, बॉडी में जो है अम्लीयता बढ़ने पर, चूँकि अम्ल ज़्यादा बढ़ना भी एक वेस्ट मटेरियल ही है तो इसको कम करने के लिए भी जो है डायलिसिस किया जाता है। नेफ्रेक्टोमी होने के बाद, यानी नेफ्रेक्टोमी यानी किसी को किडनी का सर्जरी हो चुका है उसके बाद भी डायलिसिस होता है। तो ये सब संकेत होता है कि कब डायलिसिस होगा। तो ये सारा के सारा यहाँ पे संकेत मैंने आपको बता दिया, समझ गए? इंडिकेशन बता दिए। एक्यूट क्रॉनिक रीनल फेलुअर, क्रॉनिक रीनल फेलुअर, यूरिया की बढ़ना, कोई किडनी का डिजीज जिसके कारण ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो, गंभीर सूजन होने पर, उपापचय अम्लता होने पर, नेफ्रेक्टोमी के बाद, इन सब के बाद इंडिकेशन होता है जो है डायलिसिस का। डायलिसिस करने की जटिलता क्या होती है? तो डायलिसिस करने से ये भी हो सकता है कि शरीर में बहुत ज़्यादा तरल की कमी हो जाए, क्योंकि यह वेस्ट पदार्थ को निकालता है, साथ में अत्यधिक तरल को, एक्स्ट्रा तरल को भी बॉडी से निकालता है, संतुलन बनाता है। तो इसके लिए एक्स्ट्रा जो फ्लूइड होता है उसको निकालता है। तो मान गए निकालने के चक्कर में अगर बहुत ज़्यादा तरल भी निकल सकता है बॉडी से तो तरल कम भी जाएगा, समझ गए? खून की आयतन में कमी हो सकता है जिसे हाइपोवोलेमिया कहते हैं। अब मान गए एक साइड से ब्लड जो है छानने के लिए जा रहा है और एक साइड से बॉडी में जा रहा है तो हो सकता है खून की कमी, आयतन में कमी हो ही जाएगा ना, समझ रहे हैं ना? बीपी का अत्यधिक कम होना, अब ब्लड प्यूरिफायर हो रहा है तो बॉडी से ब्लड निकल रहा है, ब्लड जमा होता है, ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है तब ना बीपी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड निकल रहा है तो ब्लड प्रेशर तो लो ही हो जाएगा। आघात, शॉक लगने पर भी जो है आपका शॉक भी लग सकता है, गंभीर संक्रमण भी हो सकता है, सीने में दर्द, पैरों में ऐंठन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है, कार्डियक एर्थेमिया हो सकता है, पोटेशियम में इम्बैलेंस हो सकता है। तो ये सारा के सारा जो है जटिलता माय डियर यहाँ पे हो सकता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है? इसको करने की प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है, हीमोडायलिसिस में एक रक्त शुद्धिकरण मशीन डायलेजर होती है जो रक्त को क्या करती है? छानती है। इसके अंतर्गत शरीर से अशुद्ध आर्टीरियल ब्लड को इसमें भेजा जाता है, शरीर से इसमें जो है आर्टीरियल ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को इसमें भेजा जाता है और रक्त से दाब एवं विसरण प्रक्रिया के कारण हानिकारक या अपशिष्ट पदार्थ छन जाता है और रक्त शुद्ध हो जाता है, समझ गए? इस शुद्ध रक्त को रोगी की शिरा भेन में प्रवेश कराया जाता है। इसके लिए रोगी के शरीर से रक्त संपर्क बनाया जाता है जिसे फिस्टुला कहते हैं। वही हाथ में दो जो है नली हाथ से निकलता है जिससे एक ब्लड जाता है और एक से ब्लड जो है आपके आता है, समझ गए? तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। इसके लिए रोगी के संपर्क जिसे फिस्टुला कहते हैं, इससे अशुद्ध रक्त प्राप्त कर शुद्ध रक्त वापस शरीर में भेज दिया जाता है। क्योंकि अगर ब्लड निकाल कर पूरा और एक गैलन में रख लेंगे तो व्यक्ति मर ही जाएगा ना, तो इसलिए फिस्टुला इसीलिए बनाया जाता है ताकि दो नली को जोड़ा जाए और एक नली से ब्लड बॉडी से निकले तो दूसरे नली से बॉडी में ब्लड शुद्ध होकर आते भी रहे, इसलिए फिस्टुला का निर्माण किया जाता है। ओके, अब हेमोडायलिसिस में क्या क्या देखभाल होता है, देखभाल बताना है। हेमोडायलिसिस की प्रक्रिया से पूर्व रोगी का वजन जांचना चाहिए, समझ गए? रोगी की प्रक्रिया की लिखित सहमति ले, क्योंकि यह एक जटिल अवस्था होता है, समझ गए? व्यक्ति को शौक आघात भी लग सकता है, जटिलता में देखे हैं, संक्रमण कुछ और भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है, तो इसके लिए लिखित सहमति ले ले। रोगी को प्रक्रिया के बारे में समझा दे कि कैसे कैसे आपके जो है होगा ये सारा काम। रोगी को मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट दे। डायलिसिस से पूर्व जो है डॉक्टर के सारा जो है जाँच करवानी चाहिए। डायलिसिस के दौरान रोगी को शांत और आरामदायक वातावरण प्रदान करनी चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करें, मतलब जो नर्स का देखभाल होता है वो सारा के सारा करना चाहिए।
हेमोडायलिसिस के दौरान रोगी को एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रक्त का थक्का जो है न बने जल्दी, समझ गए। डायलिसिस से पूर्व रोगी को एंटी हाइपरटेंसिव एवं वैसोडिलेटर ड्रग नहीं लेने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड डायलिसिस होने पर व्यक्ति का जो है उच्च रक्तचाप कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, समझ गए। रक्त वाहिका वैसोडिलेटर दवाई नहीं देंगे, क्योंकि रक्त नस अगर फैला देगा तो उससे भी जो है ब्लड जल्दी जल्दी निकल जाएगा। तो ये दवाइयाँ एंटी हाइपरटेंसिव और वैसोडिलेटर ड्रग नहीं देनी चाहिए। अब आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रोगी के वाइटल साइन की नियमित चेक करनी चाहिए। हमेशा टीपीआर और बीपी चार्ट तैयार करना चाहिए। जहाँ भी डॉक्टर जो है फिस्टूला लगाए हैं हाथ में, उसका नियमित जांच करते रहे और ब्लीडिंग होने की अधिक संभावना हो तो उससे देखरेख करें। ऑक्सीजन देते रहे। हेमोडायलिसिस पूर्ण होने के बाद रोगी का वजन पुनः जांचना चाहिए, पहले भी जांचे और पुनः जांचे। फिस्टूला एवं संट को साफ रखना चाहिए। जहाँ पे फिस्टूला लगाया गया है, जहाँ से ब्लड पास कर रहा है और आ रहा है, उस फिस्टूला को साफ रखें। पोस्ट हेमोडायलिसिस दवाएँ प्रदान करते रहे, जो हेमोडायलिसिस के बाद दवाएँ दिए जाते हैं, समझ गए। और यहाँ पे सारा के सारा बता दिए। यहाँ पे आपका, जैसा कि आप लोग को पता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हेमोरॉइड को हम लोग पाइल्स भी कहते हैं, तो इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा, समझ गए। पाइल्स या हेमोरॉइड रहे, बात वही है। यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसके प्रकार बताए, इसके कारण लक्षण क्यों होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, निदान क्या होता है, प्रबंध क्या होता है। और आजकल ये समस्या बहुत सारे लोगों को होते जा रहा है, क्योंकि आज खान पान और लाइफ स्टाइल बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, इसलिए हेमोरॉइड बवासीर बहुत सारे लोगों को पकड़ते जा रहा है, समझ गए। तो चलिए इस कारण से देखते हैं बवासीर, हेमोरॉइड या पाइल्स होता क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि जो ये सारे चीज़ें होता है, वह मलाशय या गुद्दा जो होता है ना, हमारा जो रेक्टम या एनस होता है, मलद्वार, वहाँ पे जो है यह वहाँ के जो ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिनी होता है, उसमें जो है फूल जाता है, वह सूजन हो जाता है, समझ गए। और फूलने से और सूजन होने से आपको जाहिर सी बात है, पता है कि वहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो ही जाएगा उस रक्त वाहिनी में, और उसी को हम लोग जो है बवासीर कहते हैं, समझ गए। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझे तो चलिए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में और अच्छे से समझिए। देखिए, बवासीर जो है गुद्दा और मलाशय कहीं भी होगा, टेंशन है, या तो मल द्वार पर भी, गुद्दा पर भी हो सकता है, या फिर रेक्टम में भी हो सकता है, समझ गए। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन मत होइए। जो रेक्टम वाला होता है वह इंटरनल होता है, जो गुद्दा पर होगा वह आपका एक्सटर्नल होता है। तो बवासीर या तो गुद्दा हो या वह मलाशय हो, दोनों के निचले भाग के जो रक्त वाहिनी होता है ना, ब्लड वेसल, चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे बॉडी में आप जहाँ भी देख लीजिए वहाँ पर रक्त वाहिनी रहेगा ही रहेगा। अगर वहाँ पर रक्त वाहिनी नहीं होगा तो कैसे वहाँ पे रक्त पहुँचेगा। और शरीर के हर एक भाग में जो है ब्लड पहुँचना ज़रूरी है, समझ गए ना, तभी वो बॉडी काम कर पाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा उसको। तो इसीलिए गुद्दा और जो मलाशय होता है, वहाँ का भी जो रक्त वाहिनी होता है उसमें सूजन आ जाता है, समझ गए। सूजन आने से जो है वो क्या होता है कि उसके जो रक्त वाहिनी होता है उसके लंबाई में वृद्धि हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ सूजन होने के बाद बढ़ ही जाता है। तो उसी प्रकार से वह जो रक्त वाहिनी होता है, ब्लड वेसल्स, रेक्टम का, एनस का, उसमें सूजन होने से, फूल जाने से वह बढ़ जाता है, आकार में वृद्धि हो जाता है, समझ गए। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति को लंबे समय से कब्ज हो, शौच में यानी बाथरूम में वह लंबे समय तक बैठता हो, मतलब उसको कब्ज है, बाथरूम जल्दी नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति जोर लगाता है बाथरूम को, ठीक है, प्रेस करता है बाथरूम को निकालने के लिए, समझ गए। तो ये कारण हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहना बाथरूम में, समझ गए, अत्यधिक समय तक जोर लगाना, समझ गए। इसके अलावा मोटापा भी कारण बनता है और गर्भवती महिलाओं को भी यह होने का खतरा रहता है, समझ गए। इसमें जो गुदा और जो मलाशय होता है उसमें वही जो रक्त वाहिनी होता है यही मस्से के रूप में बन जाता है, मस्सा बन जाता है, जिसके कारण वही नस जो है फूलकर मस्सा के रूप ले लेता है, और यही जब फूट जाता है तो इससे खून निकलने लगता है और दर्द होने लगता है, समझ गए चीज़ों को। तो यही हमारा जो है बवासीर होता है। अब बवासीर को अच्छे से आप लोग समझ गए, फिगर के भी माध्यम से समझ लीजिए। ए हमारा है फिगर, समझ गए, ए है फिगर। अब मानिए ए हमारा क्या है, ए है हमारा रेक्टम, समझ गए, ए है हमारा मलाशय, यहाँ पे मल जो है जमा होता है, समझ गए। अब मान गए हम लोग क्या पढ़े हैं कि मलाशय या मल द्वार, तो मल द्वार ये हो गया जहाँ से मल बाहर निकलता है तो वो मल द्वार हो जाता है, ऊपर वाला हिस्सा, और इसके अंदर हमारा मलाशय होता है जहाँ से मल जमा रहता है फिर बाहर आता है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि मलाशय के या फिर मल द्वार दोनों के निचले भाग में सूजन हो जाता है उसके रक्त वाहिनी में, नसों में। तो वही देखिए ये हमारा क्या है, मलाशय है, समझ गए, मलाशय अंदर होता है। अब मलाशय के निचले भाग, तो मानिए ये मलाशय है तो इसके निचले भाग यही ना है, यही है, तो इसी
निचले भाग में होता है कि यहाँ का जो नस होगा मलाशय का वह फूल जाता है, समझ गए। अब फूल जाता है, अब व्यक्ति जो है बार बार इस पर कब्ज होगा, कब्ज बनेगा, मल उसका ठीक ढंग से बाहर आएगा नहीं। अब लंबे समय तक कब्ज बनते बनते व्यक्ति डेली बाई डेली जो है प्रेशर लगा के बाथरूम निकालेगा, दबाव लगा के, तो यहाँ के नस धीरे धीरे फूलते जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वह फूल कर अत्यधिक फूल जाता है तो वह फूट जाएगा जब दबाव लगाने से और ब्लीडिंग होने लगता है। जब जब फूटेगा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, समझ गए। और यही जो है ये मलाशय वाला में होगा तो यह इंटरनल होगा, चूँकि मलाशय अंदर ही है और मलाशय के निचला भाग में सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा नस और ब्लीडिंग होगा, तो वह जो है हमारा इंटरनल होता है, समझ गए। एक्सटर्नल जो होता है वह हमारा मल द्वार पर होता है, गुद्दा पर होता है, जो बाहर से गुद्दा दिखता है ना उस पे हो जाएगा, वहाँ के नस में सूजन हो जाएगा या नस फूल जाएगा तो वह एक्सटर्नल होगा। चूँकि गुद्दा मल द्वार तो बाहर की तरफ ही रहेगा, बाहर की तरफ ही मल को निकालेगा, तो उसी में बाहर की तरफ से अगर मल द्वार पर ही हो जाएगा तो वह एक्सटर्नल होता है, समझ गए। और एक होता है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स होता है जो डायरेक्ट जो है बाहर निकल जाता है, समझ गए, डायरेक्ट जो है मल द्वार के रास्ते बाहर ही निकल जाता है, तो ये प्रोलैप्स हो जाता है। तो चलिए ये फिगर के माध्यम से आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। ऊपर जो देखें उसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिए गए हैं, तो इंग्लिश आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले देखिएगा। रही बात यहाँ पे प्रकार की बात है, तो प्रकार 3 प्रकार के मुख्यतः जो है आपको कहीं कहीं 2 ही प्रकार के देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे हम 3 प्रकार के पढ़ाएंगे आपको, समझ गए। ज़्यादातर मामला में आपको एक्सटर्नल और इंटरनल यही 2 देखने को मिलेगा, समझ गए। तीसरा आपको बहुत कम ही जगह पर मिलेगा। तो बाह्य बवासीर होता है एक्सटर्नल हेमोरॉइड या एक्सटर्नल पाइल्स कहिए, यह अभी पढ़ाए हैं बताए हैं। बाह्य में जब गुदीय छिद्र एनल एस्फिंक्टर से नीचे वाली रुधिर वाहिनी प्रसारित एवं फूल जाती है तो यह बाहर से दिखाई देता है, इसलिए इसे बाह्य बवासीर कहते हैं। अब आप लोग को ये एस्फिंक्टर पता होगा, यही एस्फिंक्टर के जरिए जो है यह एक मसल्स होता है, एक मांसपेशी होता है, जो आप मल त्यागते हैं तो उस समय खुलता है, और जब आप नॉर्मल रहते हैं मल नहीं त्यागते रहते हैं तो यही एस्फिंक्टर जो है बंद करके आपको मल को रोके रहता है। अगर इस एस्फिंक्टर पर जो मसल्स के बना होता है अगर इस पर कंट्रोल नहीं रहता है तो वही जो है आपका मल आपके बिना चाहे हुए बाहर निकल जाएगा, समझ गए। तो ये एस्फिंक्टर एक प्रकार से छिद्र होता है जो बंद हो जाएगा तो वो कंट्रोल करेगा, मल को रोक के रखेगा अंदर में ही, और जब आप मल त्यागते हैं तो यही एस्फिंक्टर खुलता है तो मल बाहर आता है। तो यही जो एस्फिंक्टर होता है, मल गुदीय जो छिद्र होता है, इसके निचले मतलब बाहर वाला जो रक्त वाहिनी होता है वह फूल जाता है और उसमें विस्तारित मतलब फैल जाता है और वह बाहर से दिखता है, इसीलिए एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं, समझ गए। चलिए दूसरा है आंतरिक बवासीर इंटरनल हेमोरॉइड। अब आंतरिक का मतलब अभी ऊपर बता दिए हैं कि यह जो है आपके नीचे होता है, समझ गए। यह जो है आपके मलाशय के नीचे होता है, रेक्टम, समझ गए ना, मलाशय के नीचे होता है। और चूँकि मलाशय अंदर में ही है तो मलाशय के निचले वाले जो भाग में जो रक्त वाहिनी है उसमें जो है सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, तो उस और वह अंदर होता है और वह अंदर से ही ब्लीडिंग होता है। इसे देखने के लिए हम लोग प्रोटोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो यह जो है हमारा क्या होता है, इंटरनल बवासीर होता है, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रोलैप्स हेमोरॉइड। प्रोलैप्स हेमोरॉइड्स का मतलब होता है कि यह गुद्दा से होकर बाहर निकला हुआ बवासीर होता है। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि जो बवासीर होगा वह डायरेक्ट जो है आपको ना ऊपर वाला रहेगा और ना अंदर वाला रहेगा। अंदर वाला डायरेक्ट बाहर तक आ गया रहेगा, जो मासा होता है ना, मासा के रूप में बाहर निकल जाएगा गुद्दा के माध्यम से, तो वह प्रोलैप्स होता है, समझ गए। एक प्रकार से जो हम लोग गाँव के देहात में कहते हैं कि भार निकल गया है, समझ गए ना, तो वो जो है एक प्रकार से यही जो है होता है, समझ गए। तो प्रोलैप्स होता है जिसमें डायरेक्ट गुद्दा के द्वारा मांस बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ओके। चलिए अब यहाँ पे 3 प्रकार का यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश साथ साथ में देना जरूरी है, समझ गए। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारण है जिसमें आपको बनता है सिचुएशन, कारण बवासीर होने का, और यही सब कारण को अगर आप दूर कर लीजिएगा तो आप बवासीर आपको नहीं होगा। और एक बात समझ लीजिए, बवासीर होने के बाद बहुत तकलीफ होता है, कहीं भी आप रहिएगा, कहीं भी किसी समय ब्लीडिंग जो है आपका हो जाता है, समझ गए, तो और काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। तो बवासीर का जो कारण होता है लंबे समय तक कब्ज रहना, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले आपको कब्ज से बचना है। अगर लंबे समय से कब्ज है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ऐसा भोजन करे जो पचे, रेशेदार भोजन करे, समझ गए ना। बाकी वो सब हम देखेंगे ट्रीटमेंट में, लेकिन कारण जानिए। अगर लंबे समय तक कब्ज आपको बनता है तो बवासीर होने का खतरा है। लंबे समय तक आप बैठने का काम करते हैं या फिर खड़े रहने का भी काम करते हैं तो यह भी सिचुएशन जो है गड़बड़ है, समझ गए। इसलिए लंबे समय तक बैठना नहीं चाहिए, ना खड़े रहना चाहिए। मल त्यागने में अगर आप जोर लगाते हैं, फोर्सफुल डिफिकेशन करते हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा के आप मल त्यागते हैं तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए।
अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन करेंगे तो आपको कब्ज बनेगा, गैस बनेगा और वही जो है आपको बवासीर उत्पन्न करेगा। मोटापा भी कारण बनेगा, ऊपर में देखे हैं। प्रेगनेंसी भी कारण बनेगा, ऊपर में देखे ही हैं। कम रेशेदार भोजन का सेवन, अगर बहुत ज़्यादा आप चिकने भोजन ले रहे हैं, रेशेदार भोजन, फाइबर वाला भोजन कम ले रहे हैं, तो फिर आपको कब्ज बनेगा और जो है ये प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद हिपेटिक तंत्र में रक्त दबाव अधिक होना, जो पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जो लीवर को मिलता है रक्त, उसमें अगर रक्त दबाव ज़्यादा होगा तो यह भी कारण बनता है। गुदा एवं मलाशय में संक्रमण, कोई ऐसा संक्रमण जो आपको गुदा और मलाशय दोनों को संक्रमित किया हो तो यह कारण हो सकता है। कोलाइटिस का मतलब होता है कि आपका जो छोटी आंत का बड़ी आंत का जो सबसे बड़ा भाग है कोलोन, उसमें किसी प्रकार के इन्फ्लामेशन होना कोलाइटिस होता है। अगर बड़ी आंत में ही प्रॉब्लम होगा तो मल को बाहर ठीक से मलाशय में नहीं भेजेगा, तो वह भी एक कारण बनेगा। मद्यपान, अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं तो यह भी ठीक बात नहीं है। डायरिया होना, यह भी एक आपका कारण बनता है। तो नॉर्मली कारण है जो आप लोग जानते हैं, आप डेली लाइफ में भी जानते हैं कि ज़्यादा कब्ज रहेगा तो दिक्कत है, जोर लगाएंगे मल को त्यागने में, समझ गए। तो ये सब कम फाइबर वाला भोजन लेते हैं, कोलाइटिस है, मद्यपान लेते हैं, आपका यकृत में प्रेशर ज़्यादा है ब्लड का, समझ गए, गुदा और मलाशय में कोई संक्रमण है, तो ये सब आपके कारण बनेंगे हेमोरॉइड यानी पाइल्स होने का। ओके, अब बात आता है कि चलिए अगर किसी को कारण तो हम लोग जान लिए, अब हम ये जानेंगे कि मान गया किसी को अगर ये बवासीर हो गया है तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे। तो आप लोग को पता होगा कि बवासीर में क्या क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले कब्ज तो रहेगा ही, कारण भी कब्ज होगा और लक्षण भी उसमें कब्ज रहेगा, समझ गए। तो कब्ज उसको होगा ही, लक्षण पहले से ही है। मल त्यागने समय वह रक्तस्राव ब्लीडिंग आएगा, जब वो डिफिकेशन मतलब जब वो मल त्यागेगा तो उस समय प्रेशर लगेगा और उसका जो है क्या होगा, वह जो फूला हुआ भाग है वह फूट जाएगा और उससे ब्लीडिंग होने लगता है। मल त्याग करते समय जलन होगा, बर्निंग होगा, समझ गए। आपके एनल में इचिंग होगा, खुजली होगा, समझ गए। और इसी खुजली को बचाने के लिए आप लोग को पता है कि एनेस्थेटिक जेल दिया जाता है लगाने के लिए, ताकि वहाँ पे सुनपन रहेगा, तो अगर खुजली होगा भी तो पता नहीं चलेगा, समझ गए। गुद्दा में दर्द होगा, एनल में दर्द होगा, बाथरूम करने में दर्द होगा, समझ गए। गुद्दा के बाहर मासा निकल जाएगा, समझ गए ना, नस बाहर की तरफ निकल जाएगा। चिड़चिड़ापन, इरिटेट लगता है हमेशा, जिसको बवासीर रहता है उससे पूछिएगा कितना ज़्यादा दर्द और चिड़चिड़ापन रहता है अपने आप में, समझ गए। खुजली भी होता है, दर्द भी होता है और खून के कमी होगा। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग बार बार अगर होगा तो एनीमिया होगा ही होगा। तो ये सब लक्षण है और ये सब इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर इस समय से कोई भी लक्षण अगर आपको मल में दिखता हो या मल द्वार में, तो तुरंत जो है डॉक्टर से संपर्क करिए, समझ गए। रही बात निदान की, डायग्नोसिस की, तो कौन कौन से चीज़ें जो है डायग्नोस हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दिए हैं, कोई भी बीमारी हो हिस्ट्री लेना, इतिवृत्ति लेना फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा है शारीरिक फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ब्लड जांच भी होगा, ब्लड एग्जामिनेशन, ये सब किसी भी बीमारी में संभव है, समझ गए। मल परीक्षण, स्टूल का एग्जामिनेशन किया ही जाएगा, क्योंकि मल में पता किया जाएगा कि क्या इसके मतलब आंत ऊत में तो ठीक तो है ये सब, तो उसका भी टेस्ट किया जाएगा। ओके, ये सब चीज़ होता है। अब हम चलेंगे प्रबंध की तरफ। अब क्या देख लिए, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, जांच भी देख लिए कि कौन कौन से जांच होगा। अब हम इसके प्रबंध देखेंगे कि अगर किसी को पाइल्स हो जाता है तो उसमें क्या क्या जो है हम उसका मैनेजमेंट यानी देखभाल में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, जब भी कोई चीज़ का मैनेजमेंट पूछे किसी भी बीमारी का, तो एक चीज़ देखिए कि इसमें कौन कौन से चीज़ें संभव है। ज़्यादातर बीमारी में तो मेडिकल मैनेजमेंट तो हर एक बीमारी में संभव ही है, समझ गए। सब में आप उसके सिम्टोमेटिक दवाई देंगे, लक्षण के दवाई देंगे, उसका भी अगर दवाई संभव है तो उस प्रॉपर बीमारी का भी दवाई देते हैं, लक्षण जो दिखेगा उसका भी दवाई देते हैं, समझ गए। ये होता है चिकित्सा, संक्रमण के दवाई देते हैं, समझ गए। ये सारे दवाई होता है, एंटीबायोटिक। उसके बाद हम जो है क्या करते हैं, अगर इसमें बीमारी में अगर हम देखेंगे कि सर्जरी संभव है, सर्जरी हो सकता है, तो कौन सर्जरी होगा उसका नाम लिख देंगे, समझ गए। ये चीज़ें हो जाएगा सर्जिकल प्रबंध में, चिकित्सीय प्रबंध में, दवाई सब हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रबंध। तीसरा प्रबंध हमारा इससे होता है प्रबंध में ही, वो होता है नर्सिंग प्रबंध। और नर्सिंग प्रबंध किसी भी बीमारी में संभव है, चाहे वो पेशेंट को सर्जरी हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर सर्जरी होंगे तो आपको पता है, मैं बता दिया हूँ कि 3 तरीके से देखते हैं, पहला सर्जरी से पहले, दूसरा सर्जरी के दौरान और तीसरा होता है सर्जरी के बाद। अब एक लिखने का टेक्निक भी बता दिए हैं कि सर्जरी वाले पेशेंट को जो है कैसे देखभाल लिखेंगे, सब बता दिए हैं। अगर नॉर्मल पेशेंट है, सर्जरी नहीं होगा, तो उसके लिए भी जो है हम आपको नर्सिंग देखभाल बता दिए हैं कि पहले 4-5 पॉइंट को चुनिए, समझ गए। पहले 4-5 मेन पॉइंट जो आप लक्षण और कारण से उठा सकते हैं, मेन कॉज और मेन सिम्टम्स को उठाइए, और उन सभी लक्षण को कैसे आप मैनेज करेंगे एज ए नर्स, उनमें पॉइंट 4-4, 5-5 पॉइंट सभी में लिखते चल जाइए। तो ये होता है बेस्ट तरीका, समझ गए। बाकी चलिए मैनेजमेंट में क्या क्या होगा देख लीजिए। मैंने पहले बताया कि मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाई वगैरह डॉक्टर ये
सलाह, समझ गए। पहला है, अब चूंकि हम लोग देखें कि मेन कारण यहाँ पे होगा कब्ज को दूर करना, कब्ज इसका मेन कारण है पाइल्स का। तो कब्ज के उपचार हेतु क्या क्या हम जो है उपचार करेंगे एज ए मेडिकल मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले फाइबर डाइट, ऐसा भोजन देंगे जो रेशेदार होगा, जिससे कब्ज नहीं बनेगा, फटाफट जो है लैट्रिन बाथरूम हो जाएगा। तो फाइबर डाइट देंगे। फ्लूइड इनटेक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरल पेय पदार्थ देंगे। स्टूल सॉफ्टनर देंगे जो कब्ज को दूर करेगा, जैसे डोकूसेट सोडियम आता है, मैग्नीशियम सल्फेट आता है, समझ गए, जिसको हम लोग डूफालैक कहते हैं, समझ गए ना। तो ये सब होता है, इसको याद रखिएगा। ओके, यह जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के इलाज वाला यह सॉफ्टनर मुलायम बनाता है और मल आसानी से बाहर आता है। तो कब्ज के उपचार के लिए ये होता है, समझ गए। दूसरा है दर्द और खुजली को कम करना। चूँकि अभी ऊपर देखे हैं कि दर्द और खुजली होगा लक्षण में, तो हम इसके अब चिकित्सीय सहायता के अनुसार मदद के द्वारा कौन कौन से विधि अपनाकर दर्द और खुजली को कम करेंगे। तो सबसे पहले सीज बात करते हैं। सीज बात क्या होता है पता है, फर्स्ट ईयर पढ़े हैं। गर्म पानी टब में उसमें कुछ दवाइयाँ रखकर और उसमें जो है पेरिनियम क्षेत्र में से लेकर और ऊपर जो है बैठते हैं उसमें। तो सीज बात हेमोरॉइड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन करें। कोल्ड एप्लीकेशन से जो फूला हुआ नस है वह शिथिल होगा, समझ गए। एनाल्जेसिक दवा दें, मतलब दर्द से राहत के लिए एनाल्जेसिक दवा देंगे। और एनेस्थेसिया जेली प्रोवाइड करना चाहिए ताकि खुजली उजली को कम करेगा। चूँकि एनेस्थेसिया जेल वहाँ पे सुनपन लाएगा, तो क्या खुजली होगा पता चलेगा तब ना हम खुजलाहट करेंगे। तो एनेस्थेसिया जेल सुनपन के लिए दिया जाता है ताकि खुजली को खुजलाकर वहाँ से ब्लड और ज़्यादा ना आए, समझ गए। तो ये हो गया खुजली और दर्द को कम करने के लिए। तीसरा है चिकित्सीय प्रबंध में सपोसिट्रीज दें। यह श्लेष्मीय स्राव म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा कर्मानुकुंचन पेरिस्टाल्टिस को उद्दीपन करते हैं। सपोसिट्री क्या होता है तो आपको पता है, यह एक छोटा सा बना हुआ दवाई होता है। यह दर्द के लिए भी हो सकता है, सूजन के लिए भी हो सकता है। नॉर्मली इसका काम होता है कि यह ठोस रूप में होता है और इसको जो है गुद्दा में रख दिया जाता है और गुद्दा में रखने से यह धीरे धीरे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ जो है असर दिखाता है, समझ गए। तो यही सपोसिट्री ठोस जो है दवाई के रूप में होता है, बना हुआ एक चौक डस्टर की तरह जो है दवाई के रूप में बना होता है और इसको गुद्दा में रख देने से यह जो है एब्जॉर्ब हो जाता है गुद्दा के द्वारा, समझ गए। तो यही सपोसिट्री होता है। यह म्यूकस स्रावन को कम करता है, बढ़ाता है, जिससे जो फ्रिक्शन जो घर्षण हो वह कम होता है और मुलायम रखता है, समझ गए। अब हम लोग चिकित्सीय प्रबंध देख लिए, जो जो चीज़ें जरूरी था हम लोग वहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्जिकल प्रबंध। अब मेडिकल मैनेजमेंट देख लिए, अब हम लोग देखेंगे जो जो दवाई चीज़ें संभव है देख लिए, लेकिन जो बवासीर होता है दवाई से बहुत कम ही जाता है, तो उसके लिए जो है सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत सारा है। देखिए पहला है क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी जो होता है यह क्या करता है समझिएगा। सर्जरी में पहला क्रायो सर्जरी है। क्रायो सर्जरी का काम होता है कि जिस भी क्षेत्र को आपको सर्जरी करना हो तो इसमें चीर फाड़ नहीं होता है। इसमें इतना ना लो टेम्परेचर किया जाता है कि उस क्षेत्र को आप सीधा समझिए कि बर्फ़ में आप अपना हाथ अगर 4 दिन तक रखिए तो बर्फ़ में क्या होता है कि आपके हाथ जो है एकदम लगेगा निर्जीव हो गया, ख़त्म हो गया, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से क्रायो सर्जरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीजिंग करके उस नस को नष्ट कर दिया जाता है। जो नस आपका फूला हुआ रहता है उसको इतना ना लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है कि वह जो है ऑटोमेटिक वह नष्ट खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी होता है, इसके अंतर्गत डिलेटेड वेन है, जो फूला हुआ नस है उसको स्क्लेरोटिक ड्रग जो है उसमें डाल दिया जाता है, जिससे पाइल्स जो है सिकुड़ कर झड़ जाता है। स्क्लेरोथेरेपी का मतलब है कि जो भी डिलेटेड वेन है, जो भी फूला हुआ वृद्धि हुआ जो वेन है उसमें ये स्क्लेरोटिक ड्रग जो है रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसके असर से जो पाइल्स होता है, जो उभरा हुआ नस है फूला हुआ, वह धीरे धीरे सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। ओके। तीसरा है रबर बैंड लिगेशन, और इसी के द्वारा जो है आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वैद्य हकीम होते हैं जो दवा करते हैं कि बिना चीर फाड़ के जो है सर्तिया जो है बवासीर का इलाज करे, तो उसके लिए जो है यही चीज़ को अपनाता है, समझ गए ना, यही जो है चीज़ को अपनाता है, समझ गए। जिसमें एक रबर होता है और एक बैंड होता है, जिसको नस जो उभरा हुआ रहता है ना, सूजन हुआ रहता है, तो उसको एकदम जड़ में ये रबर लगा के बैंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे होता है कि वहाँ पर रक्तस्राव बंद हो जाता है, ब्लीडिंग वहाँ पे जो है नहीं पहुँच पाता है उस क्षेत्र में, और वहाँ से धीरे धीरे जब ब्लड नहीं पहुँचेगा कुछ दिनों तक शरीर के किसी अंग में, तो धीरे धीरे वह नष्ट होने ही लगता है। तो उसी प्रकार से वह सूजन हुआ नस जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जब कस के इस रबर बैंड के द्वारा उस फूले हुए भाग को, नस को बांध दिया जाता है रबर बैंड के जरिए, समझ गए। तो ये होता है।
चौथा है हेमरॉइडेक्टोमी। अब इन सबके से अगर नहीं उपचार ठीक होता है या नहीं हो पाता है तो एक सर्जरी होता है कि इससे हम लोग हेमरॉइडेक्टोमी कहते हैं। अब इसमें जो भी पाइल्स होता है उसको काट कर हटा दिया जाता है सर्जरी के द्वारा, जिसे हम लोग हेमरॉइडेक्टोमी कहते हैं, समझ गए। और इस प्रकार से कुल यह 4 तरीका है सर्जरी में, जिसके जरिए सर्जरिकल पेशेंट को ट्रीटमेंट होता है। पहला है क्रायो सर्जरी, जिसमें बिल्कुल 0 तापमान पर नष्ट किया जाता है। दूसरा है स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें जो फूला हुआ नस है उसमें स्क्लेरोटिक ड्रग डालकर उसे ख़त्म किया जाता है। तीसरा है रबर बैंड, जिसमें फूला हुआ भाग को रबर से कस के बांध दिया जाता है, जिससे वहाँ रक्त प्रवाह बंद हो जाता है और ऑटोमेटिक सिकुड़ कर ख़त्म हो जाता है। चौथा है हेमरॉइडेक्टोमी, जिसमें सर्जरी के द्वारा जो है पाइल्स को काट के हटा दिया जाता है। ओके, और यही सर्जिकल हो गया, मेडिकल हो गया, कारण लक्षण सब बता दिए। अब आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।